नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस बार आखिरकार मनप्रीत बादल ने कांग्रेस का हाथ और साथ थामने का फैसला ले ही लिया। ये बड़ा फैसला उन्होंने क्यों लिया, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद हैं कांग्रेस के नेता मनप्रीत बादल जी। मनप्रीत जी, आपका जी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा शुक्रिया आपका दिनेश जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाया और आपके सुनने वालों को मनप्रीत की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। जी मनप्रीत जी, पहला सीधा सवाल, कांग्रेस ही ज्वाइन करने का फैसला क्यों? जी, दरअसल आज से 5 साल कबल जब पीपल पार्टी वजूद में आई जी, तो हम पंजाब के लिए एक खास या मखसूस एजेंडा लेकर चले थे जी, और उस एजेंडे में पंजाब में जो रिश्वत, गुर्बत, अनपढ़ता, बेरोजगारी, नशाखोरी, वतन दुश्मन, ये सारा उस एजेंडे का हिस्सा थे। जी। और जितनी मेरे में हैसियत थी, मेरी औकात थी, जितनी मेरी ताकत थी, मैंने पंजाब के लोगों के सामने ये एजेंडा जो है वो पेश किया और कोशिश की कि पंजाब के लोग इस एजेंडे के तहत या पंजाब में एक फिक्र की लहर पैदा करने की कोशिश करी। मैं अपने आप को नाकामयाब तो नहीं गिनूंगा, क्योंकि जो पिछले 5 साल गुजरे हैं मेरी जिंदगी के सबसे फ्रूटफुल, सबसे बेहतरीन साल गुजरे हैं जी। पर आइंस्टाइन का कॉल है, बड़े साइंसदान थे, आइंस्टाइन बोलता है कि इंसैनिटी, पागलपन उसको कहते हैं जब इंसान बार बार एक ही काम करे जी। और ये आस रखे कि इस बार रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आना है जी। तो पिछले जो 2-2.5 साल गुजरे हैं, पीपल पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ जिला परिषद के इलेक्शन अलायंस में लड़े, ब्लॉक समिति इलेक्शन अलायंस में लड़े, पंचायत के इलेक्शन अलायंस में लड़े और लोकसभा के इलेक्शन भी कांग्रेस के साथ अलायंस में लड़े। तो एक किस्म का ये नेचुरल कल्मिनेशन था और जो हमें फीडबैक खास करके 1 साल से मिल रही थी जी। और वो लोग हमें बोल रहे थे कि आप पंजाब में एक साइड में तमाशबीन होके ये तमाशा ना देखो, जी, जी। आप मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने जी। और मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन के कुछ ना कुछ पंजाब है, पंजाब को इस नर्क से, इस दलदल से आप निकालने की कोशिश करें। तो जो आपने सवाल किया कि आखिरकार कांग्रेस को क्यों चुना, जी। और पिछले 6 महीने में कांग्रेस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री राहुल गांधी साहब, मेरी उनसे 3 मुलाकात हुई जी। और जो पीपल पार्टी का एजेंडा था उसको हमने बड़ी गहराई से उनके साथ डिस्कस करा। पंजाब के दरपेश मसले क्या हैं और इन मसलों की दारू क्या है, ये बिल्कुल जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं थ्रेड बेयर, इस पे डिस्कशन हुई कि कांग्रेस के पास क्या कला कुदरत है कि ये जो मसले हैं पंजाब के मसले, मसलन सबसे पहले तो एक सिंपल मसला है जिसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, पंजाब में जो वीआईपी कल्चर है, लाल बत्ती कल्चर या गनमैन कल्चर है, ये बिल्कुल जड़ से क्यों नहीं खत्म? ये जरूरी आते वक्त क्या ये जड़ से खत्म हो सकता है? आप भी उसी कल्चर में रहे? जी, जब मैं आप तो नहीं जानते पर आपके शायद कुछ सुनने वाले जानते हैं कि में जो जिसने सरकारी गाड़ी नहीं ली, सरकार से कभी अपना डीए वसूल नहीं करा, कभी लाल बत्ती अपनी गाड़ी में नहीं लगाई। सो मैं तो इस खैर इम्तिहान से गुजर चुका हूं, पर अब ये जरूरियात वक्त है कि पंजाब की जो पॉलिटिकल क्लास है वो भी वीआईपी कल्चर, पर वीआईपी कल्चर अब सिर्फ बातों से तो नहीं पेट भरेगा। पंजाब के सिर कर्जा है, पंजाब के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं अरब में जाते हैं, नाबालिग जिनका 18 साल उम्र नहीं हुई, अरब की तपती हुई रेत को अपने पसीने से ठंडा करते हैं, गैरों की झिड़के खाते हैं, उनके लिए रोजगार के कुछ मौके पंजाब में पैदा हों। पंजाब में एक ड्रग्स का इशू है, पंजाब के जो किसान के लिए क्या मुतबादल, क्या इसका सोल्यूशन क्या है? सो इस किस्म के जो मसले हैं। मनप्रीत जी, आप तमाम इश्यूज, ये बड़े मुद्दे हैं जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में रहेंगे, लेकिन मेरा सवाल, जो पिछले विधानसभा में कमी रह गई थी, क्या वो कमी 2017 के विधानसभा चुनाव में अब आपके कांग्रेस का हाथ और साथ थामने से पूरी हो पाएगी? जी, ये तो बंदा बड़ा खुदगर्ज होगा या कि मैं कहूं कि मेरे आने की वजह से कांग्रेस अब ये कमी जो पूरी कर देगी। ये तो पंजाब के जो वोटर हैं, बाशऊर लोग हैं, कोई दानिशमंदा फैसला लेंगे। पर जहां तक मैं ये आपसे कहना चाहता हूं और
और मैं हमारा एम्फेसिस रहा है, हमारी इस बात से दोबारा तवज्जो है जी। बदकिस्मती ये है कि पंजाब में जो राजनीति या सियासत चलती है जी। वो शख्सियतों की राजनीति चलती है, वो मुद्दों की राजनीति नहीं है जी। आज आपने भी यही प्रोग्राम बनाया, मनप्रीत आज कांग्रेस में शामिल हो गया, आज कैप्टन साहब ने यह बयान दे दिया, सुखबीर, ये इमैटीरियल है। मनप्रीत कहां जाता है, बादल साहब क्या बोल रहे हैं, अमरिंदर जी। पंजाब के लोगों के जो मसले हैं जी, जी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिनके पास ये सॉल्यूशंस है? लोग जो हैं जज्बाती लोग हैं, मसले नहीं समझते जी। जो कौमों के अरूज आते हैं, कौम एक अजीम कौम बनती है जी। उसके लिए कुर्बानी की जरूरत है, त्याग की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है जी। पंजाब शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि आप सिद्धांतों की राजनीति नहीं करते, बल्कि ये कहा जाए कि एक तुच्छ राजनीति, इस शब्द का इस्तेमाल हुआ, और अपने जमीर को आपने मारकर इस तरह की आपकी राजनीति रही है। मनप्रीत की सब दरअसल अगर ये तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ मेरी राजनीति के विपरीत है जी। क्योंकि मैं तो पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर था जी। मैं तो 4 मरतबा एमएलए बन चुका था जी। मैं चीफ मिनिस्टर का भतीजा था जी। अगर मेरी तुच्छ राजनीति होती जी। तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं वहां से इस्तीफा देके, कैबिनेट से इस्तीफा देके और बिल्कुल कोई बड़ी पार्टी में भी शमूलियत ना करूं, बल्कि एक अपना एक पंजाब में एक जागो पंजाब और इस किस्म के एक रास्ते में चल पड़ूं जी। तो मनप्रीत जी, लोग आज सच जानना चाहते हैं कि आपने शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा क्यों दिया था? शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा इसलिए दिया कि 2010 में मैं फाइनेंस मिनिस्टर था। मेरा जो जेर इख्तियार था कि पंजाब के फाइनेंसेस, पंजाब की इकोनॉमी को मैं पटड़ी पे कैसा चढ़ाऊं, और सबसे बड़ा जो उसमें अड़चन थी कि पंजाब का कर्ज इतना बढ़ गया था, पंजाब की डेट इतनी बढ़ गई थी कि उसका ब्याज देने में हमारे टोटल रेवेन्यूज, हमारा जो वो सारे रेवेन्यूज जो थे वो ब्याज में चले जाते थे जी। तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उस टाइम प्रणब मुखर्जी साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, मैंने उनसे राब्ता किया, उनको मैंने कायल किया, और बिल आखिर, ये बड़ी लंबी कहानी है, आज इस इंटरव्यू का मजमून नहीं बन सकती। उन्होंने 35,000 करोड़ पंजाब का कर्जा जो है वो माफ करने के लिए वो रजामंद हो गए। उस टाइम मंदी का दौर नहीं था, उस टाइम थोड़ी तेजी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फंड्स थे, और मुझे अभी भी याद है उन्होंने ये एक बात कही कि पंजाब इंडिया क्या है, जितने उसके स्टेट्स हैं उसका एक सम टोटल है। आप कितने भी तंदुरुस्त हो, अगर आपकी आंख दुख रही है तो आप भी बीमार हो, अगर आपका कान दुख रहा है तो आप तंदुरुस्त नहीं हो। तो एक पंजाब जो इतना डेट और जिसका इतना बड़ा कर्जा है, अगर वो ठीक नहीं है तो हिंदुस्तान का भी तरक्की नहीं कर सकता। आप ये वजह बता रहे हैं मनप्रीत जी, लेकिन ये भी कहा जाता है कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि जो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनके होते हुए आप शिरोमणि अकाली दल में आपका कोई, ये कहा जाए कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार नहीं होंगे, ये भी एक वजह बताई जाती है। क्या है ये? सब फाइनेंस मिनिस्टर होता है तकरीबन जी। वो नंबर 2 की पोस्ट होती है जी। क्योंकि जितने महकमे होते हैं, चाहे एजुकेशन है, रोड्स है, हेल्थ है, उन्होंने किसी न किसी फाइनेंस मिनिस्टर की चौखट पे तो उनको आना ही पड़ता है जी। तो ये बात कहनी कि मनप्रीत अगर फाइनेंस मिनिस्टर से खुश नहीं है तो फिर किससे खुश होता है? पर एक चीज का मुझे ध्यान था कि एक गरीब मुल्क का मेरे पे इतना बड़ा एहसान है कि उस गरीब मुल्क ने मुझे पढ़ा दिया, लिखा दिया, काबिल बना दिया, और मैं उस गरीब मुल्क के साथ धोखा नहीं कर सकता जी। और जो मैंने विद्या हासिल की है जी। मुझे ये बताया गया कि कभी भी जिंदगी में जो लॉयल्टी होती है, वफादारी होती है, वफादारी के भी म्यार होते हैं जी। सबसे बड़ी वफादारी मनप्रीत की हिंदुस्तान से है जी। दूसरे नंबर पे वफादारी पंजाब से है जी। तीसरे नंबर पे वफादारी जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से है, सियासी जमात से है जी। और सबसे छोटी जो वफादारी है
वो अपने खानदान से है। जी, दरअसल अकाली दल में खानदान की वफादारी को सबसे बड़ा, और कभी भी अगर कॉन्फ्लिक्ट आया, अगर आइंदा भी कभी कॉन्फ्लिक्ट आया, कभी हिंदुस्तान या पंजाब का जो मुफाद है उसकी बेहतरी हो और कांग्रेस, तो मनप्रीत हमेशा हिंदुस्तान और पंजाब की तरफ ही जाएगा। और मुझे लगता है ये इस किस्म के ये जो, चलो ये तो इल्जाम तराशी है, जो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन मनप्रीत जी, कहीं ना कहीं आपको मलाल होता है अपनों का साथ छोड़ने का? देखिए, दुख होता है कहीं? नहीं, कभी दुख नहीं हुआ। कहीं कभी लगा हो कि मैं वापस बात कर लूं, अपने घर वापसी हो जाए, या फिर पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं आपके, ये कहा जाए कि आप भतीजे लगते हैं उनके, कहीं ये लगा हो कि जाके माफी मांग लो? एक उर्दू का शेर है कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता। तारा अगर टूट भी जाए ना तो जमीन पे नहीं गिरता। अगर ये कहना कि कभी उनके साथ वापसी हो जाए, देखिए आखिर एक दिन आखिरत भी आनी है, इस दुनिया से चले जाना है, यू नो। सो तो ये तो मैं शिरोमणि अकाली दल, अपने खानदान को, 3-4 पीढ़ियों की रिश्तेदारियों यारियों को मैं छोड़ के मैं चला आया। और कभी अगली जिंदगी में भी कभी फैसला कभी करना पड़ा कि पंजाब के साथ वफादारी निभानी है कि खानदान के साथ, तो मैं दिनेश जी पंजाब के साथ ही वफादारी निभाऊंगा, इसमें कोई रिग्रेट नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि दिल जो है वो मिले हुए नहीं है, दिल मतलब मतभेद के साथ नहीं, मलाल भी नहीं है जी, पर ये जो असूल की राजनीति है, या तो मुझे स्कूल में ना पढ़ाते, ना मुझे पढ़ने के लिए विलायत भेजते, मुझे अपने डंगरों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ मुझे वहीं रहने देते, फिर तो शायद नतीजे। मनप्रीत जी, आपने कहा कि आप 3 बार जो है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से आपने मुलाकात की। आपने कहा कि उन्होंने आपका दिल जीत लिया। ऐसा क्या कहा राहुल गांधी ने आपसे? देखिए, जो पंजाब का एजेंडा था, जो पीपल पार्टी का एजेंडा था जी, तो उस पे जैसे मैंने बोला कि बड़ी गहराई पे डिस्कशन हुई जी, और हमारी तो कोई इतनी बड़ी हैसियत या औकात नहीं थी, बहुत छोटी पार्टी है, 5% वोट लेने वाली जी, पर जो उन्होंने हमें वहां पहुंचकर इज्जत दी, जो हमें प्यार दिया, जो भरोसा दिया, और जो जिस डिग्निटी से उन्होंने हमें बात करी, आप माने कि पंजाब का एक थानेदार, उसमें भी ज्यादा अकड़ है, राहुल गांधी में तो वो भी अकड़ नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि जो तमाम 11 नुकाती एजेंडा पीपल पार्टी का था, जो राहुल गांधी साहब ने वो पढ़ा, तो हूबहू एक लफ्ज भी इधर उधर करे, वो एजेंडा जो है उन्होंने तस्लीम कर लिया। मतलब टोटलिटी में वो एजेंडा, जो इससे ज्यादा फिर और क्या हो सकता। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर ये पीपल पार्टी का एजेंडा, तो कोई हम लकीर के फकीर तो है नहीं। हमारी जो वफादारी है वो पंजाब के साथ है। सो दिल जीत लिया और हमारा एजेंडा जो है तस्लीम हो गया। इससे ज्यादा हम क्या चाहते हैं। मनप्रीत जी, पंजाब के उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो, उसकी कमान बूढ़ों के हाथ में है, कांग्रेस बूढ़ों की पार्टी है। तो आपने बूढ़ों की पार्टी ज्वाइन की? देखिए, ये तो जिसको बोलते हैं ना, उर्दू का एक लफ्ज है जोश खिताबत, खिताब करते हुए जोश में आके बातें बोल दी। वरना यही बयान जो है शिरोमणि अकाली दल के प्रति भी यही सच साबित कर सकता हूं। और मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, आपके सुनने वाले इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में पिछले 300 साल में सबसे बुजुर्ग अगर कोई हिंदुस्तान का बादशाह रहा है तो वो औरंगजेब रहा है। 90 साल की उम्र में वो फौत हुए थे, तो सबसे ओल्डेस्ट रूलर। और दूसरे औरंगजेब के बाद अगर कोई रूलर आता है तो प्रकाश सिंह बादल आते हैं, जिनकी उम्र अब 89 इयर्स या 88 इयर्स हो गई है। तो ये तो कोई उपमंत्री के लेकिन मुंह से फबती नहीं है। ये कहा जाता है, ये कहते हैं उप मुख्यमंत्री, ये भी कहते हैं कि शिरोमणि अकाली दल जो है वो पंजाब में हैट्रिक लगाएगी और प्रकाश सिंह बादल जो है वो 6ठी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। वो बहादुर शाह जफर बोलता है कि उनका एक बड़ा मशहूर कलाम है कि कल तक जो शख्स यहाँ तख्ते नशी था
उसे भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। तो ये तो जो कुर्सी पे बैठा होता है उसे लगता है ये खुदा, पर दरअसल बात है कि पंजाब के लोग बाशऊर लोग हैं और 2017 में कोई दानिशमंदा फैसला करेंगे, इस बात का मुझे कोई शक नहीं है। पर मैं ये सियासी शोखाबाजी से नहीं कह रहा, मैं दिली तौर से कह रहा हूं कि अकाली दल के जो रवैये हैं, अकाली दल की जो नीतियां हैं, पंजाब के लोग उन नीतियों से, उन रवैयों से बदजन हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कल मागी मेले में उन्होंने ऐलान किया, जंग का ऐलान कर दिया कि हम 2017 की जंग के लिए तैयार है। क्या कांग्रेस तैयार है? देखिए, मैं समझता हूं आज कांग्रेस पार्टी का सबसे छोटा मेंबर हूं, मुझे तो मेंबर बने अभी 3 घंटे भी नहीं हुए। सो ये तो नहीं मैं कह सकता, पर पंजाब के लोग जो हैं वो शिरोमणि अकाली दल को, मुझे लगता है कि शिरोमणि अकाली दल को तारीखी शिकस्त का सामना है। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि पंजाब में देखिए बात यह है, मेरे 2 बच्चे हैं और घर में जो भी चीज आती है, अगर दोनों बच्चों के बीच मैं बरोबर नहीं बांट के दूंगा तो इंसाफ के बगैर तो मैं अपना घर भी नहीं चला सकता। ये पंजाब चला रहे हैं मेरी 50 साल उम्र हो गुजरी है मैंने पंजाबी में कभी माफिया लफ्ज नहीं सुना था। मैंने नॉवल में पढ़ा था कि इटली में माफिया होते हैं। आज पंजाब में रेत का माफिया है, केबल का माफिया है, या ट्रांसपोर्ट का माफिया है। ये आरोप है जो लगाया जाता है। माफिया लफ्ज तो आरोप नहीं है, ये पंजाब की हकीकत है, ये आरोप नहीं है। तो ये जो बातें हैं, पंजाब में करप्शन है। देखिए एक बड़ा सादा सा असूल है जिंदगी का। लेकिन आप भी वित्त मंत्री रहे शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी सरकार में, गठजोड़ सरकार में, तब ये करप्शन नहीं थी। तो इससे बड़ी कुर्बानी है, इससे बड़ा मैं अपनी नेक नीति का क्या सबूत दे सकता हूं कि पिछले 65 साल में हिंदुस्तान की राजनीति में मिनिस्टर्स अक्सर कैबिनेट से बर्खास्त हो जाते हैं ऑन अकाउंट ऑफ करप्शन या स्कैंडल। कभी आपने सुना अपनी पूरी रिपोर्टिंग में कि एक फाइनेंस मिनिस्टर इस्तीफा दे गया क्योंकि उसको अपनी सरकार की नीतियां पसंद नहीं है? इससे बड़ा मैं सबूत क्या दे सकता हूं? आपने छोड़ दिया या आपको निकाला गया? मैंने इस्तीफा दिया। दूसरा, सरकार की तरफ से ये कहा जाता है, उप मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, कि पंजाब में पिछले 9 साल में जो विकास हुआ है, पंजाब में ऐसा विकास पहले नहीं हुआ। आपको इतना सोचना पड़ रहा? नहीं, सोचना नहीं पड़ रहा। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मुद्दत सी हो गई है जुल्म सितम सहते हुए, शर्म आती है अब इसे वतन कहते हुए। मैंने एक पंजाब देखा है जब मेरे बचपन का। पंजाब को मैंने वो पंजाब देखा है जब पंजाब में भाखड़ा डैम बन रहा था, चंडीगढ़ शहर बन रहा था, PAU बन रहा था। पंजाब की छोटी छोटी मंडियां, आपको उनके नाम नहीं पता होंगे, मंडी गोबिंदगढ़, खन्ना, धारीवाल, बटाला, करनाल, पानीपत, इंडस्ट्री आ रही थी, हरी क्रांति आ रही थी, पंजाब में सड़कें बन रही थी। मैंने वो समा देखा है, मैंने वो पंजाब देखा हुआ है। ये पंजाब जो अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को तनख्वाह टाइम पर नहीं दे सकता। पंडित नेहरू के पास कभी कोई फॉरेन डेलीगेशन आती थी, वो तो पंजाब ले जाओ। अब शर्म इस बात की है हमें कि जो तबाहशुदा हिंदुस्तान के सूबे हैं, उनकी फहरिस्त में आखिर में अब पंजाब का नाम आने लगा। लेकिन ये आपके आरोप है, आप कह रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार जो कहती है, पंजाब सरकार का ये मानना है कि विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, MNC जो हैं वहां पर आई है, MOU साइन हुए हैं उनके साथ। आप इतने मंजे हुए एंकर हैं, मुझे एक MNC का नाम बता दें पिछले 15 साल में जो पंजाब में आई है। नंबर 1। नंबर 2, पैमाने होते हैं, स्टेटिस्टिक्स। ये स्टेटिस्टिक्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट के पंजाब के होते हैं। दिनेश जी, अगर हिमाचल प्रदेश का पर कैपिटा इनकम पंजाब से ज्यादा है, आज पंजाब की पर कैपिटा इनकम 99,000 है, हरियाणा की 1.5 लाख रुपए है। हरियाणा 1.5 गुना हमसे ज्यादा है। भगवान ने पंजाब से क्या चीज छुपा के रखी? जमीन, पंजाब को बुरी जमीन दे दी। क्या पानी कम दे दिया? क्या लोग कम मेहनती दिए? अगर हम अपनी नलायकी से पंजाब को
हरियाणा से भी नीचे चले गए, हिमाचल से। आज पंजाब का जो फीकस आमदनी है, हिंदुस्तान के जितने सूबे हैं वो 14वें नंबर पे पंजाब है, कभी अव्वल नंबर पे पंजाब होता था जी। तो देखिए, सरकार के इन बयान से तो नहीं, बातों से तो नहीं ना पेट भरेगा जी। तो आप कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ क्या 10 साल में? पिछले मतलब करीब 10 साल विकास सिवाय कर्जे के जी और किसी चीज में इजाफा नहीं हुआ पंजाब में। और ये मैं सियासी शोखाबाजी से नहीं कह रहा जी। पंजाब की जो हालात हैं वो काबिले रहम है जी। और पंजाब की किस्मत को बदलना है, उसकी तकदीर को बदलना है और इसके हालात बदलने हैं। और इसके लिए तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो नुकसान पंजाब का शिरोमणि अकाली दल और पिछले 8-9 साल में हुआ है, शायद तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जी। ये मनप्रीत जी आपके आरोप हैं, फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। अब ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के आने से पंजाब में जो है 2017 के विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आप कितनी बड़ी चुनौती जो है आम आदमी पार्टी को मानते हैं? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूं, मैं कोई पेशन गोई नहीं कर सकता, ये फैसला तो पंजाब की आवाम ने करना है जी। पर मैं अगर आपको ये बोलूं कि शिरोमणि अकाली दल को एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी का सामना है। ये वो तो पिछली बार भी एंटी इनकम्बेंसी था, फिर भी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की गठजोड़ की सरकार वापस आई, सत्ता में लौटी। मुझे लगता है इस बार तो तारीख ही है। अगर वोट टूटेगी, देखिए मैं कोई इतना बड़ा वो ज्ञान का भंडार नहीं हूं कि मैं आपको कोई तर्क से बता सकूं जी। पर अगर तीन को ना मुकाबला होता है जी। तो मुझे ये लगता है कि ज्यादा वोट शिरोमणि अकाली दल की टूटेगी जी। कांग्रेस का वोट जो इंटैक्ट रहेगा और शायद इसमें कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि विपक्ष का जो वोट है वो बढ़ सकता है और इसका फायदा जो है वो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ को होगा। साहब, ये तो अब माय गैस और आपका गैस, वी कुड बी, आपका भी गैस है और मेरा भी गैस है। ये तो आगे चल के पंजाब के लोग इसका फैसला करेंगे जी। मनप्रीत जी, ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल फैक्टर जो है 2017 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा रोल अदा करेगा, आपको लगता है? देखिए, 1 साल अभी बाकी है, बकाया है जी। केजरीवाल साहब पहली बार पंजाब तशरीफ लाए हैं वो कल, और इसके क्या असरअंदाज होते हैं। लेकिन जो कल एक तस्वीर दिखी वहां पर, क्या वो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2017 की, उसकी सही तस्वीर है क्या? देखिए, मैं फिर बोलता हूं कि मैं ऐसी पेशन गोई रखने में कोई महारत नहीं रखता। मैं इतना करीब से ये सिचुएशन जी। बेहतर है कि अगर आप मेरे से, क्योंकि जो मेरी जो डोमेन नॉलेज में है जी, वो है कि पंजाब के मसले क्या हैं जी, और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं जी। ये राजनीति और इस राजनीति का कैसे असर पड़ेगा, ये मेरी गेस वर्क से बाहर। मनप्रीत जी, आम आदमी पार्टी कहती है कि वो अगर उनकी सरकार जो है 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद वो सत्ता में आए तो 4 महीने में जो नशे का जो मुद्दा है, जो नशे की जो समस्या है, उसको दूर कर देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो 4 दिन में इस समस्या को 4 हफ्ते में इस समस्या को खत्म कर देंगे। लेकिन उनको ये बात जो है कहीं ना कहीं गुटखा साहिब लेकर जो है लोगों को विश्वास दिलाना पड़ा। क्यों ऐसा? सब मेरा अपना मानना है कि ये 4 घंटे में भी हो सकती है। आप हंसेंगे इस बात पे। दरअसल क्या है कि जो सॉवरेन रिट होती है किसी स्टेट की जी, जो पंजाब दहशतगर्दी को खत्म कर सकता था जी, जिसके पास बम थे, हथियार थे, जिनके पास दूसरे किसी मुल्क से शय थी जी, और जौन सा स्टेट वो दहशतगर्दों को खत्म कर सकता है, ये छोटे छोटे जो नशे की तस्करी करते हैं उनको खत्म नहीं कर सकता। मेरा मानना है, जैसे वो नलके की टूटी होती है, आजकल टूटियां ऐसी आ गई हैं कि अच्छी तरह बंद हो जाए तो एक बूंद भी पानी उसमें से मजाल है कि निकल जाए। कहां से ये टूटी खुली हुई है? जो नशे की तस्करी करते हैं वो उनकी जो पुश्तपनाही करते हैं, उनकी पीठ के पीछे कुछ आला सियासतदान है, कुछ आला अफसर हैं, और ये जो इलेक्शन जो आप बोल रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी इनको छू नहीं पाती, और ये पैसे कहां से आते हैं? ये कोई किसी फैक्ट्री से तो नहीं आते, ये किसी खेती से तो नहीं आते,
ये सब ये जो माफियाज है, ये ड्रग्स बेच रहे हैं, या जो बजरी है, या ट्रांसपोर्ट है, या केबल है। कौन है ये माफिया, किस पर आरोप लगा रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ये पंजाब के जो लोग हैं उनकी जुबान ज़दे आम है ये नाम, कोई ऐसी कोई हिडन बात नहीं है। और जाहिर है कि जो सियासतदान होंगे वो रूलिंग पार्टी के ही होंगे। आपने कहा कि रिट, अगर सरकार की रिट, अगर सरकार चाहे, अगर सरकार की विल पावर हो तो आपने कहा कि 4 घंटे में भी हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार में वो विल पावर नहीं है नशा खत्म करने के लिए? अभी सिर्फ बातें हो रही हैं। वो तो खुद मुलव्वस है जी इस चीज में, इस ट्रेड में उनका हाथ है। वरना ये कैसे हो सकता है कि जो बंदे नशे बेच रहे हैं वो सरकार के कंट्रोल, मतलब पुलिस के कंट्रोल में नहीं है जी। और वो भी पंजाब पुलिस हो सकता है, लेकिन सरकार की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है इसमें। नहीं, पुलिस और सियासतदान दरअसल पंजाब में एक ही हो गए हैं जी। और कुछ वर्दी पहने हुए हैं, कुछ बिना वर्दी के हैं जी। देखिए बात यह है, हमें ये बताया जाता है कि ये नशे जो हैं बॉर्डर के क्रॉस से आते हैं जी। अगर इसमें कोई सदाकत है जी। तो राजस्थान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान से वो 3 गुने बड़ा है जी। गुजरात का जो बॉर्डर है वो पंजाब से दुगना है जी। कश्मीर का भी बॉर्डर उतना ही है जितना पंजाब का है जी। तो पाकिस्तान जो है वो राजस्थान पे रहम क्यों कर रहा है जी। पर ये रहम क्यों ये कहा जाता है, मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि जो पंजाब से पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो बॉर्डर लगता है, वहां पर जो बीएसएफ की तैनाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, वो कम है। उसको बार बार वो दरखास्त करते हैं। तो राजस्थान में ज्यादा है क्या, गुजरात में ज्यादा है क्या? ऐसी नहीं बात। दरअसल ये नशे पंजाब में ही तैयार होते हैं, ये पाकिस्तान से आते नहीं है जी। पाकिस्तान से तो कोई चिड़िया भी नहीं आ सकती जी। और ये खुद मैं फिर कह रहा हूं और बड़ी संजीदगी से कह रहा हूं जी कि ये पंजाब की जो एक किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन में, सबका नाम नहीं लेता मैं, सबके पर कुछ चंद लोग हैं जो इसके बेनिफिशियरीज हैं। कौन है ये चंद लोग, किस पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? इतना तो मैं भी सादा आदमी नहीं हूं कि टेलीविजन पे, बट पंजाब के लोग, इनके नाम जुबान ज़दे आम है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। जी। मनप्रीत जी, 2017 में ड्रग्स के अलावा, ड्रग्स एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या मुद्दे होंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो है पंजाब का जो नौजवान है उसको रोजगार के मौके कैसे मिलेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी। पंजाब में जो विद्या का म्यार है उसको कैसे सुथरा बनाया जा सके, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पंजाब के जो डेट है या पंजाब के जो स्टेट इकोनॉमी है और पंजाब की जो इन्वेस्टमेंट आनी है रियल एस्टेट के अलावा, और जो वो कारोबार, पंजाब की जो कारखानों की चिमनियां उदास पड़ी हैं जी। पंजाब में कोई एक कौड़ी पैसा निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? लेकिन मैंने आपसे पहले भी ये सवाल पूछा था, जो 2 समिट्स किए गए उसमें सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि एमओयूज जो हैं बड़ी बड़ी एमएनसीज के साथ साइन हुए और वो एमएनसीज जो हैं पंजाब में आई हैं। साहब, आप अगले हफ्ते इसी टाइम जो आपका शो होता है जी, आप ये तो आरडीआई का मुद्दा भी बन सकता है जी। एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जी। आप पंजाब के सीएम हैं कि आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाओ, रिलायंस को बुलाओ, टाटा को बुलाओ, आपको 2 दिन 5 तारे होटल में रखो, उनको खाना वाने को कोई जवाब थोड़ी देगा। सवाल तो ये है दिनेश, तो आप कह रहे हैं कि वो जमीन पे नहीं है, मतलब 10% भी आ गए तो मैं समझता हूं मैं आपके कभी शो पे नहीं आऊंगा। तो 10% भी जो एमओयू का तो मतलब है कि हाँ हम आपसे किसी आइंदा, तो ये दावे खोखले। और देखिए दिनेश जी, एक राजनीति क्या, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें साइंस की क्लास में पढ़ाया गया था कि अगर आप पानी को 100 डिग्री पे उबालोगे तो ये भाप बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी जी। ये साइंस है, ये तयशुदा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो सकती कि भगवान की कृपा से ये स्टीम बन गई, ये साइंस का हिस्सा है जी। वैसे ही जिसको स्टेट क्राफ्ट बोलते हैं राजनीति, ये भी एक साइंस है जी। कि अगर आप फलां काम करोगे खुशहाली आ जाएगी, फलां काम करोगे बर्बादी आएगी। उसका एक थंब रूल है कि जिस भी समाज में, जिस भी माशरे में इंसाफ नहीं होगा वहां अमन नहीं आ सकता जी। जिस समाज में अमन नहीं है वो वहां उस समाज में तरक्की नहीं हो सकती। तो ये जुड़ी बातें हैं, इंसाफ, अमन, तरक्की। पंजाब में जब इंसाफ नहीं मिलता वहां अमन नहीं है, अमन नहीं है तो यहां तरक्की नहीं आ सकती। इसी वजह करप्शन है, जब करप्शन आएगी तो पंजाब आगे कैसे बढ़ेगा। मनप्रीत जी, आपके आरोप है पिछले दिनों पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेदबी हुई जी, आप किसको इसका जिम्मेवार मानते हैं?
जी, मुझे ये तो नहीं पता कि इसकी जिम्मेवारी किसकी है, पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सरकार की और एसजीपीसी की है कि ये जो अब इतनी बड़ी संस्था है, ये जो हमारे धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको नेक नीति से चलाएं, उसको राजनीति का हिस्सा ना बनाएं। उनके ये जो चला रहे हैं इस वक्त, आपको पता है कि जो हरमंदर साहब के जो टीवी राइट्स हैं वो सिर्फ एक कंपनी को है, पीटीसी को, और पीटीसी में 99% सुखबीर बादल के हैं। तो अपने आप को कह देना कि हम ठेकेदार हैं, ये भी आपका आरोप है। इसके सबूत या जो भी एविडेंस है आपके पास ज्यादा तथ्य हो सकते हैं? कंपनी बोर्ड से आपको मिल जाएगा कि 99% पीटीसी सुखबीर। और इस तरह एक मोहम्मद बख्श हुए हैं, पंजाबी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, सूफी थे, सैफुल मलूक उनका एक कलाम है। तो मोहम्मद बख्श लिखते हैं कि मैं मोहम्मद ठग जे लोको ते मैं मोहम्मद चोर, जिसदा लोकी कलमा पढ़ दे ओ मोहम्मद होर। ये अपने आप को एसजीपीसी के प्रधान और ये सब कहने से तो कोई साफ पाक नहीं ना हो सकता। लेकिन पंजाब के उप मुख्यमंत्री, मैं आपको फिर कहता हूं, और सरकार ये कहती है कि उनका धार्मिक मसलों पे, धार्मिक मामलों में या एसजीपीसी में कोई दखल नहीं रहता। ये कहने की बातें और हैं, हकीकत पंजाब की और है। और जो पंजाब में ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको पता है कि मनप्रीत सच बोल रहा है। ये जो एसजीपीसी के इलेक्शन होते हैं, ये शिरोमणि अकाली दल बतौर पार्टी लड़ती है। इसमें वोट लेने के लिए शराब बांटी जाती है, नशे बांटे जाते हैं। और किसी को पागल कुत्ते ने काटा यार कि एसजीपीसी के इलेक्शन लड़ने हैं, उसमें शराब देनी है। ये तो सभी राजनीतिक दल ये हथकंडे अपनाते हैं। आपकी पार्टी नहीं अपनाती? नहीं, एसजीपीसी के इलेक्शन लड़ते ही नहीं, हमारे तो सेक्युलर पार्टी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो आपकी पार्टी ने इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाए थे? पीपल पार्टी ने तो नहीं। मैं आपके प्रोग्राम में परमात्मा को, वो नीली छतरी वाला जो लोगों के दिलों के राज जानता है, उसको हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ कि किसी को पानी भी नहीं पिलाया, शराब तो और अलग। अब आप कांग्रेस में हैं, आप क्या ये वादा करते हैं पंजाब की जनता से कि कांग्रेस में भी ये नहीं होगा, इस तरह के जो हथकंडे वो नहीं अपनाए जाएंगे? देखिए, मैं कोई कांग्रेस का अभी स्पोक्समैन तो हूं नहीं। मैंने आपको बोला मुझे तो कांग्रेस का मेंबर बने, मैं आज हिंदुस्तान में सबसे छोटी उम्र का। लेकिन मनप्रीत जी, आप साफ सुथरी राजनीति की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आप साफ हैं, तो आप जिस पार्टी में हैं, जिस पार्टी में आप गए हैं, शामिल हुए हैं, आप नहीं चाहेंगे कि वो पार्टी भी साफ हो? बिल्कुल। मैं दिनेश जी, मैं से आगे आपसे बात करूंगा जी। कोई भी धर्म बुरा नहीं होता जी। कोई भी, जो भी दुनिया में मजहब है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, सिखिज्म है, धर्म थोड़ी बुरे होते हैं जी। धर्म में लोग अच्छे बुरे आते हैं कई बार। मैं ये नहीं कह रहा कि पीपल पार्टी में जो लोग थे वो उनका बहुत पाक साफ दामन था। पीपल पार्टी में कुछ बुरे लोग भी थे, पर बेशतर लोग अच्छे थे जी। कांग्रेस में भी अच्छे लोग भी हैं, जाहिर है बुरे भी होंगे, बीजेपी में भी यही है जी। सो मैं आज आपके शो में अपनी गारंटी तो ले सकता हूं कि मेरा किरदार, मेरा अक्स, या मैं आपसे एक और बात, परमात्मा एक इंसान को क्या दे सकता है? परमात्मा के इख्तियार में क्या है? जो परमात्मा के इख्तियार में है, परमात्मा ने मनप्रीत को दे दिया जी। मेरे पास जायदाद की कमी नहीं जी। मेरे पास औलाद की कमी नहीं, मेरे पास विद्या की कमी नहीं, मेरे पास सुखराम की कमी नहीं। इससे ज्यादा तो परमात्मा भी किसी को नहीं दे सकता। और इतना कुछ परमात्मा के लेके मैं अपनी कौम के सामने झूठ बोलूंगा? कोई एमएलए या एमपी बनने के लिए, जो मैं 4 मरतबा बन चुका हूं, कोई वजीर बनने के लिए जी। सो जिस तरह मैंने कहा आपसे, कोई पिछले जन्म का मैंने इस धरती माँ का कोई कर्जा चुकाना है जी। कोई लेन देन का चक्कर है। मैं उस चक्कर में कि इस मुल्क की मैं खिदमत कर सकूं, अपनी धरती माँ को इज्जत दे सकूं, इसमें लगा हुआ हूं। और मेरी जितनी हैसियत या औकात है, और अगर कामयाब, देखिए नाकामयाबियों से ही कामयाबियां मिलती हैं जी। और अगर कभी ऐसा वक्त आया, कम से कम जब मैं अपने मालिक के सामने हाजिर होऊंगा, तो मैं तो अपने मालिक से ये कह सकूंगा कि मैंने तो बड़ी कोशिश की। मनप्रीत जी, पंजाब में सरबत खालसा बुलाया गया, पंजाब के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये जो सरबत खालसा बुलाया गया, ये कांग्रेस का प्रायोजित था, कांग्रेस द्वारा प्रायोजित किया गया था। आपका क्या मानना है? देखिए, मुझे लगता है ये
कांग्रेस तो इसमें मुलव्वस नहीं थी जितना मुझे मालूम है जी। और ये सरबत खालसा जो है वो जो सिख जथेबंदियां हैं, कुछ धार्मिक हैं, कुछ इंतहा पसंद हैं जी। ये उनकी कॉल पे ये सारा किया गया था। और लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता भी इसमें शामिल हुए। कांग्रेस के नेता बतौर कांग्रेस नहीं पर अगर किसी का अपना कोई खास करके मजहबी स्टैंड है जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेज पे नहीं थे, या मुझे लगता पब्लिकली तो नहीं थे पर उनको मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है। बट कांग्रेस ने हमेशा पंजाब में एक सेक्युलर कार्ड डिस्प्ले करा है और हिंदुस्तान में भी जहां तक, और सरबत खालसा के साथ मुझे लगता है इनका कोई दूर से भी वास्ता नहीं है। जी। मनप्रीत जी, क्या अबोहर कांड को लेकर आप किसको जिम्मेवार ठहराते हैं, कौन जिम्मेवार है? क्या आपको लगता है कि जितने भी आरोपी थे इस कांड के लिए उनको सरकार और पुलिस की तरफ से पकड़ लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? देखिए, ये तो एक हकीकत है कि पंजाब में जो लिकर का ट्रेड है उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक किस्म के ठेकेदार या माफिया और उनका सारी जो पंजाब से स्मगलिंग होती है लिकर की गुजरात में और दूसरे राजस्थान या दूसरे सूबों में जी। तो एक गुंडागर्दी का तो अनासर है जो ये करता है। और जहां तक अबोर का सवाल है खास करके, तो उसमें जो मेन अक्यूज्ड है शिवलाल जी, वो अभी तक फरार है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं देरी हो रही है कार्रवाई में? देखिए, मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नहीं मिला, मुझे पता नहीं कि ये देरी है कि नहीं, बट जहां तक मुझे एक थोड़ा सा दूर से इसका पता है कि जो मेन जो अक्यूज्ड है उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। जी। हाँ, तो आपको लगता है जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द पकड़ा जाना चाहिए? बेशक, क्यों नहीं। पंजाब अब ये कत्ल हो गया, एक लाश पड़ी है जी, और लाश पड़ी और बड़ी बेरहमी से उसको वहां कत्ल किया गया। तो ये तो चाहे कहीं भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में हो, जल्दी होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए। इनफैक्ट जो 11 नुकाती प्रोग्राम जो या एजेंडा जो आज राहुल गांधी साहब ने जिस पे मुत्तफिक हुए, उसमें सबसे अहम मसला ये है, एक नेक्सस है पुलिस का और पॉलिटिशियन का जी, वो जड़ से खत्म करना पड़ेगा। लेकिन ये आरोप सिर्फ सत्ताधारी दल के ऊपर नहीं बल्कि कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी लगता है। देखिए, वक्त आ गया है जब पंजाब पुलिस को आपको आजाद करना पड़ेगा सियासी मुदाखलात से। पंजाब पुलिस को एक प्रोफेशनल फोर्स बनाना है जहां चेन ऑफ कमांड हो, जहां लॉ, देखिए जब तक आप कानून की सरपरस्ती, कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो समाज तरक्की नहीं करेगा। और मुझे लगता है अगर मैं गलत साबित ना हुआ तो कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा कि टोटल मतलब एक किस्म का जुदा होना पुलिस का और पॉलिटिशियन का, ये इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जी। मनप्रीत जी, दूसरा 27 जुलाई को आतंकी दीनानगर को निशाना बनाते हैं और उसके बाद नए साल में पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाया जाता है आतंकी द्वारा। आपको क्या लगता है क्यों पंजाब को फिर से आतंकी जो है निशाना बना रहे, क्यों निशाने पर है पंजाब? पंजाब निशाने पे है क्योंकि मुझे लगता है जो पाकिस्तान की जो एक किस्म की प्रॉक्सी वॉर है हिंदुस्तान को कमजोर करने की, तो उसमें पंजाब जो है वो पंजाब हमने बहुत बड़ी, आज से एक दहाके पहले भी कीमत अदा करी है जी। और जब तक, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी पुलिस जो है, अगर पुलिस का इतना पॉलिटिसाइजेशन हो गया, सियासीकरण हो गया, तो जब तक आप पुलिस को प्रोफेशनल नहीं करेंगे तो देश के दुश्मन जो हैं वो हमेशा इसका फायदा उठाएंगे। आपको, आपके सुनने वालों को शायद पता ना हो कि पंजाब पुलिस की जो नफरी है वो तकरीबन 90,000 है जी, हरियाणा की 30,000 है जी, और हिमाचल की 15,000 है। हालांकि साइज बहुत बड़ा छोटा नहीं है, एक तकरीबन एक जैसे हैं। सो 90,000 पुलिस हो और उसमें अगर प्रोफेशनलिज्म ना हो, प्रोफेशनलिज्म तो होगी, अच्छे अफसर हैं, उनको पंजाबी में बोलते हैं खुडे लैंड, जो जी हजूरी हैं उनको कटिंग एज पे रखा जाता है। सो अगर पुलिस को अगर आप फ्री हैंड देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के वाकयात जो है पंजाब में कभी हो सकते हैं। जी। आपको लगता है कि आतंकवाद और बातचीत
मनप्रीत जी को क्या लगता है कि वो साथ साथ चल सकते हैं, पाकिस्तान से बातचीत जारी रहनी चाहिए जब इस तरह के हमले होते हैं, आतंकी हमले? देखिए, ये मेरी अपनी राय है, इसको कांग्रेस पार्टी की राय ना समझ लें कि मसले तो बातचीत से ही हल होंगे जी, और हिंदुस्तान को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। बड़ा भाई है तो बड़ा दिल भी बड़ा होना चाहिए, छोटा दिल नहीं कर सकते जी। और ये जो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हैं, बातचीत का सिलसिला है जी, ये दहशतगर्दी की वजह से ये सिलसिला ठप नहीं होना चाहिए जी। और जैसे किसी कांग्रेस के तर्जियाकार ने बोला कि ये अनइंटरप्टेबल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बातचीत इस और इसका कोई हल भी नहीं है जी। तो ये जो मुज़ाकरात का सिलसिले हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, ये जरूर चलने चाहिए जी। मनप्रीत जी, सियासत से हटकर मैं आपसे जानना चाहता हूं, पंजाब की लोग जो हैं वो सुनना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो सुनना चाहते हैं कि जब मनप्रीत बादल सियासत नहीं करते तो फिर वो क्या करते हैं, कैसे समय बिताते हैं? जी, मुझे बचपन से किताबें पढ़ने का बहुत शौक है जी। और जो मेरी जैसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जी, एक तो है जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसकी 1757 से लेके जी, प्लासी की जंग से लेके 1947 तक ब्रिटिश इंडिया में कितनी रेजिमेंट्स थी, उनकी क्लास कॉम्पोजिशन की थी, उनकी बैटल ऑनर्स कितने हुए जी। और 1947 में इंडिया के कौन सी बटालियंस और स्क्वाड्रन्स पाकिस्तान को गए, वो तो मिलिट्री हिस्ट्री में मुझे बहुत ज्यादा रुचि है। इवेंट्स लीडिंग अप टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो जब इंडिया की पार्टीशन हुई तो वो जो सारा सियासत का सिलसिला था, तो मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ। दूसरा, मुझे उर्दू और पंजाबी शायरी का बड़ा शौक है, तो मैं वाहद आदमी हूँ अपनी जनरेशन का। मुझे लगता है जब मैं कब्र में चला गया तो ये जुबान पंजाब में तो कम से कम खत्म हो जाएगी, और रब ना करे ये खत्म हो। जो उर्दू पढ़ता हूँ और लिखता हूँ, सो मुझे ये शायरी का बड़ा शौक है, पंजाबी शायरी का भी बहुत शौक है। सो कौन से शायर जो हैं आपके फेवरेट हैं, कौन से शायर? मेरा देखिए, अल्लामा इकबाल तो उर्दू के शायर मशरक उनको बोलते हैं। फैज अहमद फैज हैं, बड़े मकबूल शायर हैं। फैज का कोई शेर आपको याद आ रहा हो? फैज का शेर वो बोलता है, जिस धज से कोई मकतल में गया। धज होता है पंजाबी कहते हैं टौर, मकतल होता है जहाँ कत्लगाह, जहाँ गले काटे जाते हैं। जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो यारो कोई बात नहीं। आदमी अपनी आखिरत को कैसे मिलता है ये याद रहता है। जान तो आती जाती है। और उसका एक और मिसरा है, गर बाजी इश्क की बाजी है। अगर इफ द स्टेक्स आर सो हाई कि आप अपनी मोहब्बत के लिए लड़ रहे हैं, तो गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, कर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। अगर हार भी गए इश्क में तो बाजी वो हारी नहीं गिनी जाती। बिल्कुल, बिल्कुल। ये फैज अहमद फैज का बड़ा मकबूल। मनप्रीत जी, और क्या शौक है आपके? मुझे पुरानी मिलिट्री गाड़ियां इकट्ठी करने का शौक है, जीप्स का। तो मेरे पास एक छोटी सी कलेक्शन है वर्ल्ड वॉर 2 से लेके जी। तो ये शौक है। ये कलेक्शन कहाँ पर है? मेरे गांव में, मेरे फार्म पे है जी। मुझे खेती का बहुत शौक है। मैं बहुत दिलचस्पी लेता हूँ। आप खुद खेती कराता हूँ, और मेरा जरिया माश, जैसे जिसको बोलते हैं ना, जरिया आमदन जो है वो खेती है। और मैं बहुत जिसको बोलते हैं मॉडर्न किस्म की खेती, अपने मेरी किन्नों के बाग है जी। तो ये भी मेरा एक शौक है जी। मुझे जिस तरह से आजकल ये कहा जाए कि किसानों का मुद्दा है, किसान बदहाल है, और एक आपने कहा कि आपको मॉडर्न खेती पसंद है, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जिस तरह से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, उनकी वजह से फसलें और जो प्रोडक्ट्स आते हैं, एक तो फसलें खराब होती है पेस्टिसाइड्स की वजह से, और जो कीटनाशक की वजह से लोगों को नुकसान होता है, सेहत को नुकसान होता है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि ज्ञान के बगैर तो खेती भी नहीं हो सकती जी। जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, जो कि हिंदुस्तान के माथे का
ताज था या शनाख्त थी हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर की। तो पंजाब के जो माशी हालात हैं वो इतने बिगड़ चुके हैं, पीएयू के फंडिंग जो खत्म है, आप हैरान होंगे पिछले 4 साल में कोई गेहूं का नया बीज नहीं दिया। जब आप अपने खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी को इस नहज पे ले आते हैं कि उनके पास स्टाफ नहीं है, उनकी फैकल्टीज डिप्लीट हो गई और बहुत सारी नॉलेज दिनेश होती है जो पढ़ाई नहीं जाती, वो सीना दर सीना बताई। जैसे आपके जो जूनियर्स है आप उनको बता के जाओगे, वो बंदे रिटायर हो गए, नए आए, उनको पता नहीं। तो जो डिस्टिल्ड नॉलेज थी या रिसर्च की पंजाब में वो खत्म हो गई है, कमी आ गई है। और सरकार जो है जब तक आप पीएयू की फंडिंग नहीं करेंगे, तो आप कह रहे हैं कि उसमें काफी काम किए जाने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल, क्या आपको मूवीज देखने का शौक है? मूवीज देखते हैं? जी, मुझे फिल्मों का शौक बिल्कुल नहीं है, मैं बदकिस्मत आदमी। खेलों का शौक है? मैं बास्केटबॉल का अपने लून स्कूल का कैप्टन रहा हूँ, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के मैंने कलर होल्डर हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भी मैं बास्केटबॉल खेला हूँ। और हमने गिद्दड़बा कंस्टिट्यूंसी में एक राजा पोरस के नाम से, क्योंकि राजा पोरस पंजाब के कॉमन हीरो थे जब इस्लाम नहीं था, जब हिंदुज्म नहीं था, सिखिज्म नहीं था, जिसने सिकंदर आजम का तो राजा पोरस के नाम से एक टूर्नामेंट शुरू किया था बास्केटबॉल का। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट साबित हुआ, कोई 10 लाख रुपए उसमें इनाम देते थे। मनप्रीत जी, वक्त की कमी है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स। मैं आपसे मीडिया में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बंद करने से पहले दिनेश जी, आपके शो की इतनी मकबूलियत है, मुझे लोग अक्सर बोलते थे कि तू दिनेश दे शो क्यों नहीं जानता। मैं कहता दिनेश मैंने बुलांदा नहीं, तो कीप अप द गुड वर्क। बहुत दिलचस्पी से आपका शो देखा जाता है, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। और आपके सुनने वालों को मेरी नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मनप्रीत जी। ये थे कांग्रेस के नेता मनप्रीत बादल। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESH AA पर। आप देखते रहिए ज़ी मीडिया। नमस्कार।